सोचिए, अगर इस दुनिया में कोई आपसे कभी असहमत ही ना हो, कोई आपके विचारों पर प्रश्न ना उठाए, कोई आपकी गलती ना बताए, कोई आपको चुनौती ना दे, तो क्या आप सचमुच विकसित हो पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी प्रगति आराम से नहीं, बल्कि प्रश्नों और चुनौतियों से पैदा हुई है। नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं अभ्यर्थी डायरी। आज हम केवल एक निबंध नहीं पढ़ेंगे। आज हम समझेंगे कि यूपीएससी में निबंध लिखा नहीं जाता, बल्कि सोचा जाता है। और इसी सोच का सबसे सुंदर उदाहरण है चिंतन। एक तरह का खेल है। यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। दोस्तों, आज की वीडियो के बाद आप सीखेंगे विषय को डिकोड कैसे करते हैं, माइंड मैप कैसे बनाते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे सोचते हैं और एक दार्शनिक विषय को 120 से अधिक अंक वाले निबंध में कैसे बदलते हैं। दोस्तों, यूपीएससी निबंध में सबसे पहली गलती होती है विषय को सतही रूप से समझ लेना। अधिकांश विद्यार्थी सोचेंगे विरोधी पक्ष यानी विपक्ष या केवल असहमति, लेकिन यूपीएससी इससे कई अधिक पूछ रहा है। आइए तीन शब्दों को समझते हैं। पहला शब्द चिंतन। चिंतन का अर्थ केवल सोचना नहीं है। चिंतन का अर्थ है प्रश्न करना, तर्क करना, आत्ममंथन करना और अपनी धारणाओं की परीक्षा करना या विश्लेषण करना। दोस्तों, दूसरा शब्द है खेल। यहाँ खेल का अर्थ मनोरंजन नहीं, खेल का अर्थ है एक गतिशील प्रक्रिया जहाँ निरंतर प्रश्न उठते हैं, उत्तर मिलते हैं, फिर नए प्रश्न जन्म लेते हैं। और जो तीसरा और अंतिम शब्द है वह है विरोधी पक्ष। यहाँ विरोधी पक्ष का अर्थ है असहमति, चुनौती, वैकल्पिक दृष्टिकोण या विपरीत परिस्थितियां और कभी-कभी हमारा अपना अंतर्द्वंद। इसलिए पूरे विषय का सार एक वाक्य में मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो वह होगा विरोध चिंतन का शत्रु नहीं, बल्कि उसकी जन्मभूमि है, यानी वह उसे जन्म देता है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं और एक बात में व्यक्तिगत विश्वास भी रखता हूं कि यूपीएससी निबंध में विषय नहीं बदलते, केवल डायमेंशंस बदलते हैं। इसलिए सीधे लिखना मत शुरू कीजिए। पहले एक पेज पर माइंड मैप बनाइए, बीच में लिखिए विरोध और आगे एरो बनाकर लिखिए चिंतन, और फिर चारों तरफ से नए आयामों को निकालिए, जैसे कि मैंने इस पेपर पर किया है। जैसे कि चिंतन से मैंने निकाला दार्शनिक आयाम, मनोवैज्ञानिक आयाम, ऐतिहासिक संदर्भ, संवैधानिक और राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम, वैज्ञानिक व तकनीकी आयाम, शैक्षणिक आयाम। दोस्तों, इसके अलावा भी नैतिक आयाम या भविष्यगामी आयाम भी हो सकते हैं। अब दोस्तों, हम धीरे धीरे इस पूरे निबंध को तैयार करने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न सबसे पहला जो प्रश्न होगा कि इस निबंध की शुरुआत कैसे करें। मैंने आपको कई प्रकार की प्रस्तावनाएं अपनी पिछली वीडियो में बताई है। तो दोस्तों, इस निबंध में मैंने इंट्रोडक्शन यानी कि निबंध की प्रस्तावना को कहानी आधारित प्रस्तावना के रूप में लिखा है। उसकी शुरुआत में मैंने एक छोटी सी कहानी को बयां किया है और कल्पना करते हुए ये बताया है कि मैं अपने पिता के साथ में एक ट्रेन यात्रा कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कोई खिड़की से बाहर देख रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई राजनीति पर चर्चा कर रहा है, तो कोई मोबाइल में व्यस्त है। यानी सभी लोग एक ही डिब्बे में बैठे हैं, लेकिन विचार सभी के अलग अलग है। अचानक मेरे मन में प्रश्न आया, यदि सभी लोग एक जैसा सोचते तो? मेरे पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, सभ्यताएं समानताओं से नहीं बल्कि मतभेदों और प्रश्नों से विकसित होती है। और यही इस निबंध का थीसिस स्टेटमेंट है, यानी कि मुख्य, जो कि हमारे शीर्षक से चरितार्थ होता है, जो कि है चिंतन एक तरह का खेल है। यह तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। इसके आगे बढ़ते हुए दोस्तों,
मैं अगर लिखना चाहूँ इस निबंध को, या मैं जब लिखता हूँ, तो मैं ये दूसरा आयाम देखूँगा कि चिंतन कहाँ से शुरू होता है। तो चिंतन शुरू होता है संदेह से, जिसे हम दार्शनिक आयाम में शामिल कर सकते हैं। यानी कि दार्शनिक आयाम में सबसे पहले चिंतन शुरू होता है संदेह से। और संदेह कहाँ से आता है? जब कोई विचार हमें चुनौती देता है कि एक अपरिष्कृत जीवन जीने योग्य नहीं है। यानी कि एक ऐसा जीवन जिसमें किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, तो ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मनोवैज्ञानिक आयाम में बात की जाएगी, तो कई बार विरोध क्या होता है, बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर से होता है, यानी हमारे अंतर्मन से होता है। एक और हमारा विश्वास, तो वहीं दूसरी ओर वास्तविकता, दोनों के बीच में टकराव होता है। और इसी को हम सामान्य भाषा में मनोविज्ञान कहते हैं। यही संघर्ष आत्म-मंथन को पैदा करता है, और यही हमें केवल वही सुनने को मिले जो हम सुनना चाहते हैं, तो हम कन्फर्मेशन बायस के शिकार हो जाते हैं, यानी कि हम सीखना बंद कर देते हैं। इसलिए हमारे अंतर्मन में भी विरोधी विचार का आना ज़रूरी है, तभी हमारा आत्म विकास हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार तीसरा आयाम ऐतिहासिक आयाम दोस्तों। इतिहास स्वयं गवाह है कि हर बड़ी प्रगति किसी स्थापित विचार को चुनौती देने से ही शुरू हुई है। गैलीलियो ने चर्च को चुनौती दी, सामाजिक सुधारकों ने कुरीतियों को चुनौती दी, महिलाओं ने शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया, दास प्रथा का विरोध हुआ। और यदि विरोध न होता, तो क्या इतिहास आगे बढ़ पाता? जाहिर सी बात है, नहीं। तो जीवन में हो या ऐतिहासिक दृष्टि से हो, विरोध जरूरी है, क्योंकि प्रश्न ही उत्तर खोजने का अवसर पैदा करते हैं। इसके आगे संविधानिक आयाम या राजनीतिक आयाम। दोस्तों, हमारा संविधान स्वयं विचारों के मंथन का परिणाम है। संविधान सभा में बहस हुई, व्यक्ति की स्वतंत्रता या राज्य की सुरक्षा का मुद्दा उत्पन्न हुआ, संघीय व्यवस्था या मजबूत केंद्र का मुद्दा उठा, समानता या आरक्षण का संतुलन का मुद्दा भी उठा। इन्हीं मतभेदों ने भारत को एक संतुलित संविधान दिया। दोस्तों, लोकतंत्र में विपक्ष कभी भी शत्रु नहीं होता है, वह सरकार को उत्तरदायी बनाता है। ठीक इसी प्रकार जो अगला आयाम है, वह वैज्ञानिक और तकनीकी आयाम है। दोस्तों, चंद्रयान 2 की विफलता एक विरोधी परिस्थिति जरूर थी, लेकिन उसी ने चंद्रयान 3 की सफलता को जन्म दिया। विज्ञान का मूल मंत्र ही है दोस्तों, प्रश्न करो, परीक्षण करो, गलत सिद्ध करो और फिर नए का निर्माण करो। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य केवल उत्तर देना नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रश्न करना भी सिखाना होना चाहिए। दोस्तों, यदि युवाओं से प्रश्न पूछने की क्षमता ही छीन ली जाए, तो वे केवल सूचनाओं के भंडार बन जाते हैं और विचारक नहीं बन पाते हैं। हालाँकि दोस्तों, अगर हम इस निबंध को काउंटर करें, मुख्य भाग को काउंटर करें, तो यानी कि संतुलित करने का प्रयास करें, तो यदि हम शीर्षक के साथ में आगे बढ़ेंगे, तो हम पाएँगे कि हर विरोध अच्छा नहीं होता है। तथ्यहीन विरोध, कट्टरता, दुष्प्रचार या घृणा आधारित ध्रुवीकरण ये चिंतन को जन्म नहीं देते हैं, बल्कि ये समाज को विभाजित करते हैं या फिर बांटने का प्रयास करते हैं। इसलिए केवल विरोध पर्याप्त नहीं है, आवश्यक है कि वह विरोध विवेकपूर्ण हो, तथ्य आधारित हो तथा संवादात्मक असहमति के साथ में हो। इसके साथ ही साथ में दोस्तों, जब हम इसके निष्कर्ष की ओर बात करेंगे, तो हम ट्रेन की उस यात्रा के अंत में अपने उस उत्तर को शामिल करते हुए लिखेंगे, जिसमें शामिल होगा कि संसार की सुंदरता एक रूपता में नहीं बल्कि विचारों की विविधता में है। असहमति हमारा शत्रु नहीं है, बल्कि वह एक अवसर है हमारी बौद्धिक यात्रा का एक सहयात्री बनने का। और अंत में केवल एक निष्कर्ष के साथ में हम लिख सकते हैं कि यदि हर स्वर एक जैसा हो, तो वह संगीत नहीं बल्कि शोर बन जाता है। इसलिए विचारों की विविधता ही चिंतन का माधुर्य है। अब दोस्तों, चलिए उस निबंध को एक बार देखते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा निबंध का शीर्षक। आइए इसे
एक बार पढ़ते हैं और हमने जिस आधार पर लिखा है, जिस आधार पर हमने उसका कच्चा चिट्ठा बनाया था, खाका बनाया था, क्या उसी आधार पर ये निबंध है या नहीं है, ये देखने का प्रयास करते हैं। चिंतन एक तरह का खेल है, ये तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक एक विरोधी पक्ष न हो। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अपने जीवन की एक कहानी के आधार पर मैंने इस निबंध की शुरुआत की थी। एक बार संदीप और उसकी बहन सुनीता अपने शिक्षक पिता के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। डिब्बे में बैठे लोग अलग-अलग दिशाओं और उद्देश्यों की ओर जा रहे थे। कोई नौकरी के लिए, कोई तीर्थ यात्रा के लिए, तो कोई किसी आपात स्थिति में। यह देखकर संदीप ने प्रश्न किया, यदि सभी लोग एक जैसा सोचते, एक जैसा जीवन जीते और किसी से किसी की असहमति न होती, तो क्या दुनिया अधिक सुखी नहीं होती? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा तब शायद झगड़े कम होते, परंतु मनुष्य होना भी समाप्त हो जाता, क्योंकि सभ्यताओं का विकास समानताओं से नहीं बल्कि प्रश्नों, मतभेदों और विरोधों से हुआ है। वास्तव में यही इस कथन का सार है कि चिंतन एक तरह का खेल है। यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष न हो। जिस प्रकार खेल में प्रतिद्वंदी खिलाड़ी हमारी क्षमताओं को चुनौती देता है, उसी प्रकार चिंतन भी तभी जीवित या जीवंत होता है जब उसके सामने कोई विरोधी विचार, कोई विरोधी परिस्थिति अथवा आत्मविरोध उपस्थित हो। विरोध केवल असहमति नहीं बल्कि चिंतन की जन्मभूमि है। चिंतन एक सक्रिय, आलोचनात्मक और सृजनात्मक प्रक्रिया है। यह केवल विचारों की पुनरावृत्ति नहीं बल्कि संदेह, परीक्षण, संशोधन और नवनिर्माण की सतत प्रक्रिया है। मनुष्य प्रश्न पूछता है, तर्क करता है, अपनी धारणाओं की समीक्षा करता है और इसी प्रक्रिया में सत्य के निकट पहुंचता है। इसलिए चिंतन को खेल कहना सार्थक है, क्योंकि दोनों में चुनौती, प्रतिस्पर्धा, अनिश्चितता और आत्म सुधार की प्रक्रिया निहित है। जैसा कि मैंने सुकरात का उदाहरण शामिल किया था, अब वही बात आ रही है मुख्य भाग में, दार्शनिक आयाम में। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने प्रश्नों और तर्कों के माध्यम से अपने शिष्यों को चिंतन करना सिखाया। प्लेटो की अपोलॉजी में वर्णित उनका प्रसिद्ध कथन बिना आलोचना वाला जीवन जीने योग्य नहीं है, इस बात को रेखांकित करता है कि प्रश्न और विरोध ही मनुष्य को बौद्धिक रूप से जीवंत बनाते हैं। वे जानबूझकर विरोधी पक्ष खड़ा करते थे ताकि व्यक्ति स्थापित मान्यताओं से ऊपर उठकर स्वयं सत्य की खोज करे। आज यही पद्धति क्रिटिकल थिंकिंग के रूप में आधुनिक शिक्षा का आधार है। विरोधी पक्ष केवल बाहरी नहीं होता बल्कि आंतरिक भी होता है। कई बार मनुष्य के भीतर ही दो विचार संघर्षरत रहते हैं। मनोविज्ञान इसे संज्ञानात्मक असंगति कहता है। जब हमारा विश्वास और वास्तविकता में टकराव उत्पन्न होता है, तब हम आत्ममंथन करने को विवश होते हैं। इसी प्रकार पुष्टिकरण पूर्वाग्रह व्यक्ति को केवल अपने विचारों के समर्थन में प्रमाण खोजने की प्रवृत्ति देता है। यदि विरोधी विचारों से उसका सामना न हो, तो उसकी सोच संकीर्ण यानी छोटी और कट्टर यानी कि एक ही दिशा में बन जाती है। इसलिए विरोधी दृष्टिकोण व्यक्ति की बौद्धिक स्वतंत्रता का संरक्षक है। मानव सभ्यता का इतिहास भी विरोध और चिंतन का इतिहास है। जब पूरी दुनिया पृथ्वी की ओर ब्रह्मांड का केंद्र मानती थी, तब गैलीलियो ने इस मान्यता को चुनौती दी। जब दास प्रथा को सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा माना जाता था, तब मानवतावादियों ने उसका विरोध किया। जब महिलाओं की शिक्षा को अनावश्यक समझा जाता था, तब सुधारकों ने इसके पक्ष में आवाज उठाई। प्रत्येक प्रगति के पीछे किसी न किसी स्थापित विचार के विरुद्ध खड़ा हुआ एक विरोधी पक्ष था। इसलिए कहा गया है, प्रत्येक प्रगति उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जो स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने का साहस रखता है। इसके अगला आयाम दोस्तों होगा संवैधानिक आयाम, है ना, या राजनीतिक आयाम। भारत का संविधान भी विचारों के ऐसे ही मंथन का परिणाम है। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक अधिकारों, संघीय ढांचे और आपातकालीन शक्तियों पर लंबी बहस हुई। विशेषकर मौलिक अधिकारों पर बहस में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा जैसे दो विरोधी दृष्टिकोणों के मध्य संतुलन स्थापित किया गया। यदि सभी एकमत होते तो शायद हमें इतना समावेशी और संतुलित संविधान नहीं मिल पाता। वास्तव में लोकतंत्र स्वयं संस्थागत चिंतन का नाम है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष केवल सत्ता का प्रतिद्वंदी नहीं होता,
बल्कि सामूहिक चिंतन का माध्यम होता है। वह सरकार को उत्तरदायी बनाता है, नीतिगत कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है और वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करता है। अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन में भारतीय परंपरा की इसी वाद विवाद संस्कृति को उसकी सबसे बड़ी बौद्धिक शक्ति बताया है। लोकतंत्र की जीवंतता इसी में निहित है कि वह असहमति को स्थान देता है। इसी संदर्भ में कहा गया है, यदि स्वतंत्रता में असहमति और भूल करने की स्वतंत्रता शामिल ना हो तो वह स्वतंत्रता अर्थहीन है, यानी कि ऐसी स्वतंत्रता का कोई भी अर्थ या कोई भी मायना नहीं है। यह प्रक्रिया केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सुधारों की भी आधारशिला है। शाहबानो प्रकरण से शुरू हुई प्रारंभिक बहसों ने अंततः तीन तलाक कानून की पृष्ठभूमि तैयार की। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के निर्णय के पीछे भी नैतिकता, स्वतंत्रता और परंपरा के विरोधी विचारों का लंबा मंथन था। चाहे वह सूचना का अधिकार हो या निजता के अधिकार की संवैधानिक मान्यता, सभी सुधार विरोधी विचारों के टकरार से उपजे चिंतन का परिणाम थे। यानी कि विरोधी विचारों का जो चिंतन था, उन्होंने ही उसकी पृष्ठभूमि या जन्मभूमि को तैयार किया। विज्ञान और तकनीक में तो विरोधी पक्ष की भूमिका और भी स्पष्ट दिखाई देती है। चंद्रयान 2 की आंशिक विफलता स्वयं एक विरोधी परिस्थिति थी, जिसने वैज्ञानिकों को पुनः चिंतन करने, अपनी त्रुटियों की समीक्षा करने और अंततः चंद्रयान 3 को सफल बनाने की प्रेरणा दी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एडवर्सियल एडवर्सेरियल नेटवर्क भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जहां दो कृत्रिम बुद्धिमत्ताएं एक दूसरे को चुनौती देकर स्वयं को बेहतर बनाती है। यह दर्शाता है कि विरोध केवल मानव चिंतन का ही नहीं, बल्कि मशीन लर्निंग का भी मूलभूत सिद्धांत है। ठीक इसी प्रकार कोविड-19 महामारी भी एक ऐसी ही विरोधी परिस्थिति थी, जिसने विश्व को अपने विकास मॉडल पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया। भारत ने इसी संकट से प्रेरणा लेकर स्वास्थ्य अवसंरचना, डिजिटल प्रशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में नए कदम उठाए। पीपीई किट, वेंटिलेटर और वैक्सीन निर्माण में आत्मनिर्भरता इस बात का प्रमाण है कि चुनौतियां नीति निर्माण की नई सोच को जन्म देती हैं। फिर भी विरोध का महिमा मंडन करना उचित नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने जो काउंटर आयाम दिया था, यानी कि जो विरोधी पक्ष दिया था, उस निबंध को संतुलित करने के लिए उसकी बात की जा रही है। फिर भी विरोध का महिमा मंडन करना उचित नहीं होगा। प्रत्येक विरोध रचनात्मक नहीं होता। जब विरोध तथ्य, तर्क और लोकहित से हटकर केवल अवरोध, कट्टरता या स्वार्थ से प्रेरित हो जाता है, तब वह प्रगति में बाधा बनता है। संसद में निरंतर गतिरोध, समाज में दुष्प्रचार और डिजिटल माध्यमों से घृणा आधारित ध्रुवीकरण इसके उदाहरण हैं। अतः स्वस्थ चिंतन के लिए केवल विरोध पर्याप्त नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण, संवादात्मक और उत्तरदायी विरोध आवश्यक है। लोकतंत्र में सहमति लोकतंत्र में असहमति विश्वास और प्रतिबद्धता का कार्य है। यदि भविष्य के निर्माताओं अर्थात युवाओं से प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता छीन ली जाए, तो वे केवल सूचनाओं के वाहक बनकर रह जाएंगे, विचारक नहीं बन पाएंगे। शिक्षा का उद्देश्य केवल उत्तर देना नहीं, बल्कि प्रश्न करने की क्षमता विकसित करना है होना चाहिए। संवाद की संस्कृति, आलोचनात्मक चिंतन और असहमति के माध्यम के बिना न तो सृजनशील व्यक्ति बन सकते हैं और न ही जीवंत लोकतंत्र। शायद ट्रेन की उस यात्रा, यानी कि यहाँ पर मैंने प्रस्तावना को वापस शामिल किया है, ताकि हमारा जो निबंध है वो परीक्षक को प्रभावी लगे, क्योंकि हमने प्रस्तावना से जिस कहानी की शुरुआत की थी, जिस संदीप के मन में ये प्रश्न आया था, उसे उस निबंध के अंत में उसका उत्तर मिल जाना चाहिए। शायद ट्रेन की उस यात्रा के अंत में संदीप को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने समझ लिया था कि संसार की सुंदरता एक रूपता में नहीं, यानी कि जो सब कुछ एक जैसा चलता रहे उसमें नहीं है, बल्कि विचारों की विविधता में, यानी कि बहुआयामी चीज़ों में है, विविधताओं में है ना। बहुत सी मतलब कई चीज़ों का विद्यमान, बहुत सी चीज़ें जब विद्यमान रहती है तो उसे विविधता कहते हैं ना। यदि हर व्यक्ति एक जैसा सोचता तो मानव सभ्यता स्थिर हो जाती। विरोधी पक्ष वास्तव में हमारा शत्रु नहीं, बल्कि हमारी बौद्धिक यात्रा का सहयात्री है। वह हमें अंधानुकरण से मुक्त करता है, आत्म परीक्षण के लिए प्रेरित करता है और बेहतर समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए संवैधानिक बंधुत्व, लोकतांत्रिक संवाद और मानवीय प्रगति की रक्षा के लिए आवश्यक है कि हम असहमति को भय नहीं, बल्कि अवसर समझे। क्योंकि अंतिम निष्कर्ष के रूप में मैंने यहाँ पर कोटेशन को ऐड किया है, क्योंकि यदि हर स्वर एक जैसा हो
तो वह संगीत नहीं शोर बन जाता है। विचारों की विविधता ही चिंतन का माधुर्य है। उम्मीद करता हूँ कि ये निबंध आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये कक्षा भी आपको बहुत बेहतर लगी होगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को, इस चैनल को अपने सहपाठियों के साथ में ज़रूर साझा कीजिए और विशेषकर हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ में साझा कीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो लेक्चर से और इस चैनल से लाभान्वित हो सकें। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कक्षा को देखकर, इस कक्षा को समझकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।